Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share with you such 20 questions from Beehive and Moments, including your entire syllabus, जो कि आप definitely अपने exam में expect कर सकते हैं. So no matter whatever chapter is coming in your exam, हर chapter में से कोई ना कोई आपको ऐसा important question जरूर मिलेगा जो आप अपने exam में जरूर spot करोगे. So what are you waiting for? सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द सेशन. ऑलराइट, सो we are going to start with the first question of the day over here. The fun they had में से है ये chapter 3 the fun they had में से है ये question 3 marks का है. How did Margie react when Tommy told her that 20th century school had human teachers? कि Margie का basically reaction क्या था जब Tommy उसे बताता है कि 20th century में तो human teachers उन्हें पढ़ाते थे. तो ऑब्वियसली मार्जी को ये चीज बिलीव नहीं हुई बिकॉज उसके टाइम पे तो टेलीबुक्स थे, रोबोटिक टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स, क्योंकि उसने कभी कोई ह्यूमन टीचर देखा ही नहीं था. उसको तो मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ने की आदत थी. ऑल्सो शी थॉट कि ह्यूमन टीचर जो है एक मैकेनिकल टीचर की इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर सकता, उसकी नॉलेज को मैच नहीं कर सकता. सो फॉर दैट फैक्ट एज वेल इट वाज अ वेरी वियर्ड थिंग फॉर हर कि कैसे एक ह्यूमन टीचर एक रोबोटिक टीचर को रिप्लेस कर सकता है. On to the next question. What kind of recognition did Evelyn get at Royal Academy of Music? 3 mark question. कि एवलिन ग्लेनी को साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है उसमें से रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या रिकग्निशन मिला था? तो बहुत बड़ा रिकग्निशन मिल रहा था बिकॉज एवलिन ग्लेनी डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज डेफ, शी कुड नॉट हेयर अ सिंगल थिंग, स्टिल उन्होंने वहां पर 17 इयर्स की उम्र में मात्र, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे थे इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. एंड रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इज वन ऑफ द रिनाउंड वंस. उसके अलावा वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उन्हें बहुत सारे टॉप अवार्ड्स भी जीते अपने 3 साल के कोर्स में. तो ये उनकी ओवरऑल अचीवमेंट थी. Moving ahead, again a 3 mark question and this is from a truly beautiful mind. ठीक है, again अगर आपके सिलेबस में है काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? Einstein अपनी desk drawer को क्या बुलाते थे और क्यों बुलाते थे? It's a super easy question. Einstein used to call his desk drawer Bureau of Theoretical Physics. Bureau का मतलब होता है बेटा सेंटर. तो उसे अपनी फिजिक्स का वो सेंटर इसलिए बुलाते थे बिकॉज वो अपने नए आइडियाज डेवलप करने में बिजी थे. ऑल्दो उनकी रियल जॉब के हिसाब से उन्हें सिर्फ दूसरों के इन्वेंशंस को असेस करना था और वो अपने सारे पेपर्स आइडिया से रिलेटेड अपने डेस्क में ही रखते थे. दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. मूविंग अहेड, why do you think Kezia's father was a bad father? If you think तो why, अगर नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते? It's a 6 mark question. तो पहले आपको आंसर करना है कि आपको क्या ये लगता है कि केजिया के पापा बुरे फादर थे, और लगता है तो क्यों लगता है, और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता. अगर लगता है तो आप बता सकते हो he was strict with her, he never played with her, उनकी जब केजिया की गलती थी तो उन्होंने उसे रूलर से मारा, और अगर नहीं लगता तो उसको हम यहाँ पर सपोर्ट करें. आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो. सो वी आर सेइंग कि केजिया के फादर स्टर्न यानी कि स्ट्रिक्ट थे, हार्श थे, थोड़े से सख्त थे, बट स्टिल वो एक बैड फादर नहीं थे. क्यों? क्योंकि माना कि वो अपना अफेक्शन नहीं दिखा पाते थे केजिया के लिए, बट वो अपनी डॉटर को डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड बनाना चाहते थे. ठीक है, वो जानते थे कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पहचाने, उसको कंपल्शन पता चले कि क्या चीज उसे करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए. और जब उसे मारते भी है तो उस टाइम पे उसकी एक बहुत सीरियस मिस्टेक होती है, बट स्टिल जब वो काम के लिए जाते थे वो हमेशा केजिया को किस करते थे और दिल में हमेशा वो केजिया के लिए केयर और प्यार रखते थे. और जब केजिया डर भी गई थी नाइटमेयर की वजह से तो वो उसे एक कैंडल लेकर शांत कराने आए थे, पूछने आए थे क्या हुआ. उन्होंने उसके लिए केयर और अफेक्शन दिखाई जब उसे उन्होंने कंफर्ट करा. तो केजिया को भी लास्ट में इसलिए पता चल गया था कि उसके फादर बहुत अच्छे थे, उनका एक बहुत बड़ा दिल था, एंड जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो पूरे दिन में काम कर करके थक जाते थे इसलिए वो अपना अफेक्शन शो नहीं कर पाते थे. ऑलराइट, moving on to the question number 5. This is from the chapter My Childhood. It's a 3 mark question and it's a very important question. बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा confused भी हो जाते हैं. How did Abdul Kalam earn his first wages? तो first wages यानी उनको पहली तनख्वाह कैसे मिली?
ठीक है, तो बच्चे ना उसके अंदर टैमरिन सीड्स वाला इंसिडेंट डाल देते हैं जिसमें उन्हें 1 आना मिलता, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। चैप्टर में भी मेंशन करा हुआ है जो न्यूज़पेपर वाला इंसिडेंट है, दैट इज हाउ ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। तो हुआ क्या था कि अब्दुल कलाम जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी न्यूज़पेपर्स के बंडल को कैच करने की, ठीक है, मूविंग ट्रेन से, और कजन उनका शामसुद्दीन जो था उन्होंने उन्हें ये नौकरी दिलाई थी। क्यों भाई? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ट्रेन जो है रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती नहीं थी, तो देयर वाज समवन रिक्वायर्ड जो चलती ट्रेन में से बंडल्स को कैच करे, एंड दैट इज व्हाई Abdul Kalam was appointed, and that is how he earned his first wages as well. All right, moving ahead. It's again a 3-marker question for you guys. Which two important and earth-shaking decisions did the doctor make as he looked at his image in the mirror? The snake and the mirror chapter अगर आपके सिलेबस में है तो बेटा आज ये लिख के ले लो कि उसमें से ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि बेसिकली डॉक्टर अपनी इमेज को, रिफ्लेक्शन को देखते हुए मिरर में कौन से दो अर्थ शेकिंग डिसीजंस लेता है। तो व्हाट वर दोस टू डिसीजंस? पहला था कि वो रोज शेव करेगा, एक थिन मुस्तिश ग्रो करेगा ताकि वो हैंडसम लगे, क्योंकि वो अभी भी अनमैरिड है और एक डॉक्टर है, अच्छी खासी रेपुटेशन है उसकी। और सेकंड डिसीजन था कि वो एक रिच और फैट लेडी डॉक्टर से शादी करेगा ताकि उसे पैसा भी मिले और गलती करने पे वो उसका पीछा भी ना कर सके। Moving ahead. Seventh question, again a 3-marker question over here. This is from Reach for the Top. What did Santosh do after being motivated by the mountaineers to take climbing? जब उन्होंने माउंटेनियर्स जिनके साथ वो गई थी, फेलो माउंटेनियर्स के साथ क्लाइंब करने अरावली हिल्स पर जयपुर में, जब उन्होंने उसे मोटिवेट करा तो उसके बाद संतोष ने क्या डिसीजन लिया? तो संतोष ने उसके बाद अपने पैसे बचाए और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। और जैसे उनका सेमेस्टर खत्म हुआ कॉलेज का, वो डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूट पे चली गई ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को टाइम पर कंप्लीट कर सके। Moving ahead, again a 3-marker question. This is from If I Were You. If I Were You, if you personally ask me, is not a very important chapter. वहां से मुझे लगता है अगर आएगा भी तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से। Why did Intruder choose Gerard as the man whose identity he wanted to take on? Intruder जो है उसने जेरार्ड को ही क्यों चूज करा जिसकी वो आइडेंटिटी ले? तो उसका सिंपल सा रीजन था कि इंट्रूडर और जेरार्ड के बीच में फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत सेम था, और जेरार्ड जो था वो अकेले रहता था, उससे ज्यादा लोग मिलने नहीं आते थे, इरेगुलर हैबिट्स थी उसकी, तो इसकी वजह से उसे लगा वो उसे आराम से मार सकता है, उसकी आइडेंटिटी लेकर वहां पर पीसफुली जी सकता है। करेक्ट? Moving on, this is a 3-marker question from the road not taken. What do the roads represent? Road not taken में जो roads हैं वो क्या represent कर रही है? तो roads directly हमारे लिए लाइफ चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रही है और बता रही है कि डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमंस के पास हर पॉइंट ऑफ टाइम में चॉइसेस और डिसीजंस रहते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें अब ऐसी प्रॉब्लम हमेशा होती है कि ये ले या वो वाली चॉइस ले, और हमेशा अवेलेबल ऑप्शंस में से उन्हें सोच समझ के वो ऑप्शन लेना चाहिए जो उनको उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, क्योंकि वही चॉइस जो है डिसाइड्स द आउटकम ऑफ आवर लाइफ। वो डिसाइड करती है कि हमारी आगे जाकर लाइफ क्वालिटी क्या होगी, हमें लाइफ में क्या मिलेगा। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर मेकिंग दोज डिसीजंस, एंड दोज रोड्स दे रिप्रेजेंट द चॉइसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। Moving ahead on to the 10th question. This is a 3-marker question from the poem Wind. How does the poet describe the wind in the poem Wind? Poem Wind में poet ने wind को आखिर describe कैसे करा है? तो उसे एज अ डिस्ट्रॉयर नेगेटिव चीज दिखाया गया है कि विंड बहुत वॉयलेंट है, वो हर चीज आसपास तोड़ देती है, विंडोज की शटर्स तोड़ देती है, पेपर्स बिखरा देती है, बुक्स गिरा देती है, पेजेस फाड़ देती है। और विंड जो है अपने फियर्स फोर्स से बहुत ज्यादा, फियर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाने के केपेबल है। तो अगर विंड से दोस्ती करनी है तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। करेक्ट? Moving ahead. Again, it is a 3-marker question. This is from Rain on the Roof. What does the poet dream of in the poem Rain on the Roof? Rain on the Roof में poet को क्या ड्रीम से बेसिकली हमारा मतलब है यहाँ पे क्या मेमोरीज याद आती है, ठीक है, what memory
is brought back to him by listening to the rain. The poet dreams of his childhood days. He is lost in reveries. Reveries का मतलब होता है बेटा पास्ट मेमोरीज. वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करता है. वो अपनी मदर का फेस रिकॉल करता है कि उसकी मॉम से कैसे प्यार से देखती थी, वो कैसे उसको प्यार से स्टोरीज सुनाती थी. उसे थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज याद आती हैं अपने बचपन की. मूविंग ऑन, this is a 6 marker question from road not taken and rain on the roof. It's a very typical question, थोड़ा different है. यहाँ पर question क्या कह रहा है? There is an image of the past in the poem Rain on the Roof, and the same image is this imagery similar to the ones used in the poem The Road Not Taken Explain. कि Rain on the Roof and Road Not Taken दोनों past के बारे में बात करते हैं. आपको ये बताना है कि ये दोनों पोम्स पास्ट के बारे में सिमिलर तरीके से बात करते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर. चलिए अब आंसर देखते हैं फिर. सो इन द पोम रेन ऑन द रूफ, द past is being spoken about but not in terms of regret or sadness. कि रेन ऑन द रूफ में पास्ट की बात हो रही है बट कोई रिग्रेट या सैडनेस नहीं है. बट रोड नॉट टेकन में सैडनेस और रिग्रेट है. जहां पर रेन ऑन द रूफ में रेन लल्स, लल्स का मतलब होता है सुला देना, पोर्ट इनटू ड्रीम्स व्हिच ब्रिंग बैक द मेमोरी ऑफ हिज फैमिली एंड लव्ड वंस. रेन की वजह से उसे अपनी लव्ड वंस की याद आती है. वही रोड नॉट टेकन में पोर्ट जो अपने डिसीजंस को रिग्रेट कर रहा है जो उसने सालों पहले लिए. ठीक है, दोनों में ही पास्ट की इमेज है बट कोच किन्नी की जो पोम है रेन ऑन द रूफ, उसमें जो पास्ट की इमेजरी है दैट इज अ वंडरफुल थॉट ऑफ लविंग मदर, दैट इज अ ब्यूटिफुल मेमोरी, अ नाइस मेमोरी. और वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम में जो पूरी की पूरी पास्ट है वो रिग्रेट से रिलेटेड है. दोनों ही पोम्स इमेज ऑफ द पास्ट ही क्रिएट कर रही है बट एक की वजह से सेंस ऑफ लव वांट आ रहा है, दूसरे की वजह से सॉम्बर, सॉम्बर मतलब होता है सीरियस मूड बन रहा है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर को वो पोम डिस्कवर करती है. ठीक है, एंड हाउ अगर हम सही डिसीजंस नहीं लेते तो हम बाद में फ्यूचर में हमारे उन डिसीजंस को रिग्रेट करते हैं, ये चीज वो पोम हाईलाइट करती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट्स अ 3 marker क्वेश्चन फ्रॉम द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. ठीक है, what did Saint Peter ask the lady for and what was the lady's reaction? कि Saint Peter lady से क्या चीज डिमांड करते हैं और लेडी का इस पर बेसिकली क्या रिएक्शन होता है. तो सेंट पीटर एक कॉटेज में पहुंचते हैं जहां पे एक छोटी सी वुमेन केक्स बेक कर रही थी और सेंट पीटर उस लेडी को बोलते हैं कि प्लीज उसे भी वो केक दे दे. व्हाई? बिकॉज ही वाज वेरी हंग्री, वो पूरे दिन से स्टार्व कर रहे थे. और लेडी जो है उन्हें केक वो वाला नहीं देती जो उसने बना रखे, बट शी रादर बेक्स अ न्यू केक फॉर हिम और वो स्मॉलर बनाती है जो उसने ऑलरेडी बना रखे हैं बिकॉज शी वाज अ वेरी माइजर वुमेन. Next one, again it is a 3 marker question and this is from No Men Are Foreign. Mention any 2 ways in which people living in other countries are similar to us mentioned in No Men Are Foreign. कि आपको 2 तरीके बताने हैं जिसमें जो लोग दूसरी कंट्रीज में रहते हैं वो भी हमारी ही तरह हैं, वो भी हमसे सिमिलर हैं. सो भाई ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उनके सबके सेम आईज है हमारी तरह, वो भी हमारी तरह सोते हैं उठते हैं, वो भी लव को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको सिमिलर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर प्यार से बात करोगे प्यार से रिस्पॉन्ड करेंगे और हर किसी को आप प्यार से जीत सकते हो, पावर ऑफ लव से जीत सकते हो. इसके अलावा बता सकते हो कि दे हैव द सेम हैंड्स, जो सेम हार्ड वर्क करते हैं, उनको भी पीस के टाइम पर अच्छा लगता है, वॉर के टाइम पे उनके यहाँ भी डिस्ट्रक्शन होता है, उनके पास भी सेम सनलाइट है, सेम एयर है, वी हैव आल्सो शेयर द सेम अर्थ एंड वंस वी डाई वी आर आल्सो बरीड इन द सेम अर्थ. तो ये सारे पॉइंट्स में से आप कुछ भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. राइट, आगे बढ़ते हैं. Now this is a 3 marker question from On Killing a Tree कि how is the problem of deforestation raised in the poem On Killing a Tree. कि प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन को कैसे ऑन किलिंग अ ट्री हाईलाइट करती है. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर देयर.
सो सैडली इन आवर जनरेशन डिफॉरेस्टेशन हैज बिकम अ मेजर इशू, कि हमारे टाइम पे डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है। फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, क्यों? डोर्स, विंडोज, फर्नीचर्स बनाने के। इसकी वजह से इट हैज एन एडवर्स, एडवर्स यानी बैड, हमारे इन्वायरमेंट पे इस पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम पे। और एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट पोएट जो है ये पोम लिखता है और लोगों को अर्ज यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि वो ट्रीज को सेव करें। ठीक है, पूरी पोम में बताया हुआ है कि कैसे अगर आप ट्री को काट रहे हो तो यू आर नॉट कटिंग अ ट्री, यू आर किलिंग अ ट्री। तो उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, नेक्स्ट, describe how grandfather took Toto with him to Saharanpur. Again a 3 marker question. Adventures of Toto में basically सहारनपुर कैसे लेके गए हैं ग्रैंडफादर टोटो को। सो ग्रैंडफादर जो है एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस बैग चुनते हैं, उसमें टोटो को डालते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो बैग इतना स्ट्रांग हो कि टोटो से बाइट ना कर पाए, फाड़ ना पड़ पाए, क्योंकि वो बहुत स्टर्डी था यानी बहुत स्ट्रांग था। और जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुंचे तब तक टोटो बैग में रहता है और वो टिकट कलेक्टर पे बेसिकली हंसता भी है। ठीक है, और इसकी वजह क्यों? क्योंकि वो अपने टोटो अपना जो है बैग से सर बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से बाद में ग्रैंडफादर को उसका किराया भी देना पड़ता है। करेक्ट। Moving ahead, this is again a 3 marker question. It is from Ishwaran the storyteller. Ishwaran the storyteller मुझे लगता है moments में से आपकी काफी important chapter है, उसमें से question जरूर आएगा। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? कि ईश्वरन के लिए author ने क्यों बोला कि वो महेंद्र के लिए टीवी से भी ज्यादा entertaining था। सो ईश्वरन जो था रोज एक स्टोरी सुनाता था महेंद्र को, एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस से भरी हुई, और महेंद्र उसे बहुत एंजॉय करता था। उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि स्टोरी क्रेडिबल, क्रेडिबल बोले तो कि ट्रू भी है या नहीं। तो ऑथर जो है इससे बोलता है कि वो एक टीवी की भी कमी पूरी कर देता था उसके लिविंग क्वार्टर्स में, क्योंकि वो इतना एंटरटेनिंग था। Moving ahead, a 3 marker question from the Happy Prince. The little swallow grew colder and colder but kept up his determination. How did the bird show his great strength and courage? Basically, जो swallow था वो हैप्पी प्रिंस के साथ रहने के चक्कर में बहुत ज्यादा ठंड से कपकपा रहा था, क्योंकि ठंडी पड़ रही थी, बट स्टिल उसने अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करी। तो भाई जो छोटा सा बर्ड था वो स्नो की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। वो छोटे छोटे क्रम्स खाता था जो बेकर वहां पर फेंकता था, टुकड़े, क्रम्स मतलब टुकड़े, और अपने आप को वार्म कैसे रखता था? अपने विंग्स को ऐसे ऐसे फ्लैप करके। और वो बहुत स्ट्रेंथ और करेज उसने दिखाई, क्यों? क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस के साथ रहा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां कितना कोल्ड था, और उसकी वजह से उसकी चाहे लाइफ में डेथ भी हो गई। मूविंग अहेड, second last question, this is from the last leaf. How did Jauncey associate herself with the falling leaves? It is a 3 marker question कि basically Jauncey अपने आप को falling leaf से कैसे associate कर लेती है। वो आइवी क्रीपर की लीफ से अपनी लाइफ बांध लेती है ना, कि उस आइवी क्रीपर की लीफ जब गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। वो क्यों होता है? तो ऑटम का टाइम था और जो आइवी क्रीपर था उसमें से लीव्स धीरे धीरे गिर रही थी। इसकी वजह से जॉन्सी जो ऑलरेडी बीमार थी उसे और डिप्रेशन फील हुआ, और उसको पता नहीं क्यों उसने अपने आप को, अपनी हेल्थ को उससे एसोसिएट कर लिया। उसे लगा कि जैसे ही उस पेड़ की, उस आइवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी, दैट इज व्हेन शी वुड आल्सो डाई। Moving on, this is the last question, guys. This is from the chapter The Beggar. It is a 3 marker question. How did Sergei help Lashkov to live respectfully in the lesson The Beggar? कि The Beggar lesson में सरगाई कैसे हेल्प करता है लश्कोव की एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने में। तो सरगाई जो है वो लश्कोव को जॉब दिलाता है, जब भी वो यहाँ पे आता था उसके घर पे उसे वुड चॉप करने के लिए देता था। लास्टली वो उसको अपने फ्रेंड के यहाँ पे भेज देता है, उसको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से उसे कॉपियर, एक नोटरी की तरह एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एंड देन ही स्टार्टेड लिविंग एन ऑनेस्ट लाइफ, ठीक है, थ्रू ऑनेस्ट means. And that's it, those were all the questions. And before you leave guys, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हम हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हर चैप्टर के, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके अलावा हर चैप्टर से रिलेटेड 3-3 सैंपल पेपर्स विद आंसर कीज भी दे रहे हैं, जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है, और ये सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर
to go to the video you guys are currently watching. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है ना, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये शीट खुल जाएगी जहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल है, सीरीज है, क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस है, प्रैक्टिस पेपर्स है. बस मेक श्योर करना कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, इट माइट आस्क यू टू साइन इन अगर अभी तक आपने वेदांतु पे कभी साइन इन नहीं करा है. वंस यू डू दैट यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो. सो प्लीज डू अवेल दिस. And that's it. This is the Telegram channel. Join our community over here as well. Link description box mein hai. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to this channel, guys. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.